अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप्स के कंसेप्ट को पढ़ेंगे सी प्लस प्लस के अंदर, कि सी प्लस प्लस में लूप्स क्या होती हैं और उसमें भी मोर स्पेसिफिकली फॉर लूप्स क्या होती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होगा और हम लोग एग्जाम्पल के साथ इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैंने lecture 7.cpp करके एक प्रोजेक्ट फाइल ओपन कर लिया है। आई एम यूजिंग डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर, यू कैन यूज़ एनी ऑनलाइन कंपाइलर, और आप लोग विजुअल स्टूडियो या वी एस कोड कंपाइलर भी अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंस्टॉल करके ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में सी प्लस प्लस का हमने जो एक बिगिनर कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, बिगिनर टू एडवांस कोर्स, हम उसमें इफ़ कंडीशंस के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि आई होप कि आप लोगों को, अगर आप लोग फॉर लूप पे आए हैं तो आप लोगों को इफ़ कंडीशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरी यूट्यूब प्लेलिस्ट में सी प्लस प्लस बिगिनर कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में भी मेरी प्रीवियस इफ़ कंडीशन की वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप उनको भी जो है वो वॉच कर सकते हैं। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ कंडीशन में क्या पढ़ रहे थे कि इफ़ कंडीशंस क्या करती हैं कि वो चेक करती हैं कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो वो उस बॉडी को या उस कोड को एग्जीक्यूट करती हैं जो उस इफ़ कंडीशन के अंदर है, और उसके बाद जो है वो उस बॉडी को, वो टास्क को परफॉर्म कर देती हैं। आज की वीडियो में हम लोग लूप्स पढ़े हैं। लूप्स का कॉन्सेप्ट इफ़ कंडीशन से बिल्कुल डिफरेंट है। इफ़ कंडीशन क्या करती हैं कि एक बार लूप चेक करती हैं, जैसे कि अगर हम बात कर रहे थे कि अगर मार्क्स, यूज़र से हम लोग एक मार्क्स की इनपुट ले रहे थे और हम कह रहे थे कि अगर वो मार्क्स 80 से अबव हैं तो हमारा जो है वो ए प्रिंट हो जाना चाहिए। तो हम अपने प्रीवियस वीडियोस में इस तरह की बातें कर रहे थे। तो कंडीशन, जो इफ़ कंडीशंस है वो ये करते हैं कि वो सिर्फ एक बार उसको चेक करती हैं और उसके मुताबिक अगर वो ट्रू है तो वो उस बॉडी को, यानी कि इस कोड को एग्जीक्यूट कर देती है, नहीं तो वो इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करती, वो इस बॉडी में वो प्रोसेस ही नहीं करती। सो इफ़ कंडीशन क्या करता है कि सिर्फ वो जो है वो एक कंडीशन को चेक करके बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन लूप्स क्या करती हैं, वो क्या करती, वो कंडीशंस चेक करके परफॉर्म करती है किसी भी टास्क को, बार बार रिपीटेडली टास्क को परफॉर्म करती हैं। सो ये इफ़ कंडीशन से ज़्यादा अच्छी एक कॉन्सेप्ट है। इफ़ कंडीशन से कभी भी इसको आप कंफ्यूज ना होइएगा। इफ़ कंडीशन सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होती है, लेकिन लूप्स में जो कंडीशंस होती हैं वो बार बार एग्जीक्यूट होती हैं। सो अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि लूप्स बेसिकली क्या करती हैं कि किसी टास्क को रिपीटेडली या बार बार परफॉर्म करती हैं। लूप्स की काफ़ी टाइप्स हैं, जिनमें फॉर लूप्स होती हैं, डू वाइल लूप्स होती हैं, नेस्टेड फॉर लूप्स होती हैं और इसके अलावा वाइल लूप्स होती हैं। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम फॉर लूप्स पढ़े होंगे। जो जिनको फॉर लूप के बारे में कुछ नहीं पता, वो आज की इस वीडियो में एनिमेशन के थ्रू भी बहुत अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से इसका सिंटेक्स क्या होता है। जैसे हम इफ़ में हम पढ़े थे कि अगर हम इफ़ लिखते हैं उसके बाद हमें एक कंडीशन लिखनी होती थी, अगर वो कंडीशन ट्रू होती थी सो हम लोग क्या करते थे, बेसिकली बॉडी को एग्जीक्यूट कर रहे होते थे। लेकिन फॉर में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सिंटेक्स देख लेते हैं कि फॉर का सिंटेक्स क्या होता है। तो सिंटेक्स में सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास एक जो है वो फॉर के नाम से कीवर्ड होता है। दिस इज अ कीवर्ड, ये आपने हर फॉर के साथ लगाना होगा और ये कीवर्ड जो है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी में। उसके बाद हमारे पास तीन जो है वो स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेटमेंट 1 और उसके बाद सेमी कॉलन, स्टेटमेंट 2 सेमी कॉलन एंड देन स्टेटमेंट 3 और इसके बाद सेमी कॉलन नहीं होता। और ये जो स्टेटमेंट्स हैं तीन, ये राउंड ब्रैकेट्स के जो है वो इन बिटवीन होती हैं। अब उसके बाद अगर ये तीन कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई कर रही हैं तो हमारा जो कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये कोड ब्लॉक है, या हम अपने इफ़ कंडीशन वाले केस में हम लोग इसको क्या बोल रहे थे, हम लोग इसको बॉडी भी बोल रहे थे। तो जो मोर प्रेफरेंस से अगर हम इसको बोलें तो इसको कोड ब्लॉक बोला जाता है। अब हमने सी प्लस प्लस में फॉर लूप्स का सिंटेक्स तो देख लिया, जिसमें हमें पहले एक फॉर लगाना होता है, उसके बाद स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 लगाना होता है। अब हम देख लेते हैं यार ये स्टेटमेंट 1, 2, 3 का क्या फंड है। तो स्टेटमेंट 1 बेसिकली क्या करता है कि सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है और ये जो है वो कोड ब्लॉक के एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूट होता है। मीन के अभी जो कोड ब्लॉक है, ये वाला जो बॉडी है, ये एग्जीक्यूट नहीं भी हुआ होता, तब ये जाके वो पहले ही एग्जीक्यूट हो जाता है और ये सिर्फ एक बार होता है। और स्टेटमेंट 1 बेसिकली होता क्या है, स्टेटमेंट 1 जो है वो कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करता है और उसको इनिशियलाइज भी कर देता है। सो आप समझ लें कि स्टेटमेंट 1 में हम लोग किसी भी कोड, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं किसी भी वैल्यू से। जैसे मैं लिखता हूं कि इंटीजर a इज इक्वल टू 0, सो इट्स मीन कि मैंने एक वेरिएबल a डिक्लेयर कर दिया है जो कि मैंने 0 से इनिशियलाइज किया है और इसकी डाटा टाइप इंटीजर है। तो स्टेटमेंट 1 सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगी। इट्स मीन के फॉर जब भी
स्पेसिफाई हमने किया है, तो ये जो स्टेटमेंट 1 है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी और कंपाइलर को पता लग जाएगा कि ए एक वेरिएबल है जिसमें 0 स्टोर है। उसके बाद जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी फिर वो मूव करेगा सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। सेकंड स्टेटमेंट हम देखते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट होती क्या है। सेकंड स्टेटमेंट होती है कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके मुताबिक ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट होती है। इसको हम लोग इफ कंडीशन भी बोलते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसको हम लोग इफ कंडीशन भी बोलते हैं। और ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, जिस तरह हमने इफ कंडीशन पढ़ा था, हम लोग इफ कंडीशन पढ़े थे, अगर वो जो मिड वाली कंडीशन है या उस राउंड ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन है अगर वो ट्रू होती थी वो बॉडी एग्जीक्यूट करता था या वो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करता था। इसी तरह जो स्टेटमेंट 2 है ये भी इफ कंडीशन ही है और वो ये चेक करने के लिए होती है कि क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू होती है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है। और सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि a इज़ लेस देन 5, इट्स मीन कि मैं इफ़ चेक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इफ़ क्यों नहीं लिखा, तो फॉर लूप में इफ़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपल लिखते हैं a इज़ लेस देन 5, इट्स मीन कि अगर a 5 से लेस है। सो इसका मतलब ये है कि सबसे पहली स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगी जिसमें a में 0 स्टोर हो चुका है और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कि क्या a लेस देन 5 है। अब आप मुझे बताएं कि a 0 से स्टार्ट हुआ है, आई मीन्स कि a जो है वो 0 स्टोर किया हुआ है, तो क्या सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट जो हो रही है वो ट्रू है कि फॉल्स है। ऑब्वियसली a 0 है तो क्या 0 5 से लेस होता है, एग्जैक्टली 0 जो है वो 5 से लेस ही होता है। तो इसलिए ये वाला जो कोड ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पहले स्टेटमेंट 1 को एक बार एग्जीक्यूट किया, फिर मैंने स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट किया, फिर मैंने स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि जब भी सेकंड स्टेटमेंट चेक होती है उसके बाद अगर वो ट्रू है तो वो इस कोड ब्लॉक को पहले एग्जीक्यूट करती है। इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वो स्टेटमेंट 3 को चेक करती है। तो इस तरह प्रोसीजर चलता है। मैं आपको आगे जाके वीडियो में एक एनिमेशन दिखाऊंगा जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सो अगर आप अपनी आसानी के लिए समझने के पहले स्टेटमेंट 1 सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हो जाती है जिसमें हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में हम इफ कंडीशन लगाते हैं कि अगर वो ट्रू होगी तो वो जो कोड ब्लॉक है या वो जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और उस एग्जीक्यूशन के बाद स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगी। और स्टेटमेंट 3 बेसिकली है क्या, आप लोग पढ़ लें कि इज एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम आफ्टर द कोड ब्लॉक हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। और स्टेटमेंट 2 बेसिकली एक स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि लेट्स सपोज अगर हमने कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जिसमें हमने 5 स्टोर करवाया है और अगर मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू a+1, तो इट्स मीन कि अगर मैं इसके बाद a को सी आउट करवाऊँ तो मुझे पता है कि इसमें 6 स्टोर हो चुका है, क्योंकि a+1 यानी कि 5+1 6 होता है, तो वो a में स्टोर हो चुका है और अब वैल्यू a की अपडेट हो चुकी है। इसी तरह मैं इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ a+1, इसका मतलब भी वही है कि इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ और इसका मतलब भी वही होता है कि a+1 का जो मीन होता है वो यही होता है कि a में एक ऐड हो चुका है। और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ a++, तो इसका मतलब भी वही है कि a में जो है वो 1 ऐड हो चुका है। सो इट्स मीन के a जो है वो 6 हो जाएगा। सो इस तरह से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या होता है, तो डिक्रीमेंट a माइनस माइनस कर दें तो अगर मैं इसको हटा दूं तो a जो है वो 4 हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो स्टेटमेंट 3 क्या होता है, स्टेटमेंट 3 इज ऑल अबाउट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अगर मैं यहाँ पे a माइनस माइनस लिख दूँ तो इट्स मीन के a जो है वो डिक्रीमेंट हो रहा है, और अगर मैं यहाँ पे a++ लिख दूँ तो इट्स मीन के a जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, a एक बढ़ रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग एक जो है वो ईजी सा कोड जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, उसको जो है एनिमेशन में देखते हैं। उस कोड को समझने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से होता है। उससे पहले मैं आपको रिपीट कर दूं कि फॉर में आप एक फॉर का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद आप फर्स्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट, इन दोनों के दरमियान सेमीकोलन होता है, फिर उसके बाद थर्ड और सेकंड के स्टेटमेंट के दरमियान भी सेमीकोलन होता है। एग्जीक्यूशन इसकी इस तरह से होती है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, फिर सेकंड स्टेटमेंट इफ कंडीशन होती है अगर वो ट्रू हो जाए, और याद रखिएगा कि यहाँ पे इफ का कीवर्ड आप यूज़ नहीं करते, ये इफ कीवर्ड के बगैर होता है, लेकिन ये वही इफ कंडीशन ही होती है। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाए तो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। आफ्टर सक्सेसफुल कोड ब्लॉक एग्जीक्यूशन उसके बाद जो है वो ये दोबारा इंक्रीमेंट होता है या फिर डिक्रीमेंट होता है। ऑलराइट, अब हम लोग देख लेते हैं एक एनिमेटेड प्रोग्राम को जिससे आपको फॉर लूप का कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग एक फॉर लूप डिक्लेयर करें
और उसके बाद हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, जिसमें मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको कोई वेरिएबल, जिसमें हमारे केस में यहाँ पे आई एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है और वो 0 से इनिशियलाइज्ड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं किसी भी वैल्यू से। सेकंड स्टेटमेंट में हम कंडीशन लिखते हैं कि वो लूप कब तक चले। बेसिकली सेकंड कंडीशन होती है कि जहाँ तक वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वहाँ तक वो लूप चले, और अगर वो उस कंडीशन से थोड़ा सा बात हट के आ जाए तो वहाँ पे लूप को टर्मिनेट कर दिया जाए, लूप को ख़त्म कर दिया जाए। और उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट 3 होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आई प्लस प्लस लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आई में एक ऐड हो रहा है। और उसके बाद हमने एक बॉडी में एक प्रोग्राम लिखा हुआ है सी आउट प्रोग्रामिंग करके। और अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि इसकी आउटपुट अभी फिलहाल कुछ भी नहीं, हमने आउटपुट डिटरमिन करनी है कि किस तरह से ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ए आई जो है वो एक वेरिएबल है जो 0 से इनिशियलाइज हो रहा है। हम चलते हैं जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नीचे स्टेटमेंट 1 जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, आई 0 हो चुका है, आई में 0 स्टोर हो चुका है। आपको पता है कि स्टेटमेंट 1 सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होती है, दोबारा कंपाइलर स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट नहीं करता, सिर्फ एक बार। इस कोड ब्लॉक में या इस प्रोग्रामिंग वाले जो स्टेप में एग्जीक्यूशन से पहले ये फर्स्ट स्टेटमेंट सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि स्टेटमेंट 1 के बाद कंपाइलर मूव करता है स्टेटमेंट 2 में। स्टेटमेंट 2 में वो क्या चेक करेगा, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आई इज लेस देन 3 है। सो स्टेटमेंट 3 में वो क्या चेक करेगा, स्टेटमेंट 2 में कि कंडीशन, बेसिकली कंडीशन क्या है यहाँ पे, आई इज लेस देन 3। तो क्या जो आई है, आई में स्टेटमेंट 1 में 0 स्टोर हो चुका है, तो क्या वो 0 3 से कम है? ऑब्वियसली है। तो ये कंडीशन ट्रू है, आप लोग ग्रीन कलर के मार्क में देख भी सकते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो कंडीशन कहाँ पे आ जाएगी, वो कंडीशन बॉडी में आ जाएगी। तो बॉडी क्या है, बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगी। यहाँ पे 3 है, मैं इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेता हूँ ताकि जो है वो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि यहाँ पे 5 कैसे मैंने लिखा हुआ है। तो आई जो है वो बेसिकली 3 है। यहीं तक इश्यू था। तो बेसिकली हम यहाँ पे थे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम क्या देख रहे थे कि जो है वो आई क्या लेस देन 3 है, ऑब्वियसली लेस देन 3 है, तो 0 लेस देन 3 होता है, तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो चुकी है। अगर ये ट्रू है तो ये जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट होती है। हम बात कर चुके हैं कि स्टेटमेंट 2 के बाद वो बॉडी में जाता है अगर वो ट्रू है। अगर वो ट्रू नहीं है तो वहीं पे बॉडी फॉल्स हो जाती है, उसके बाद ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो स्टेटमेंट 3 उस बॉडी के बाद से स्टेटमेंट 3 पे मूव करता है। आगे चल के हम देखते हैं। अब वो स्टेटमेंट 2 ट्रू हुई तो उसके बाद उसने बॉडी को एग्जीक्यूट कर दिया और एक न्यू लाइन में उसने एंडल प्रिंट कर दिया। आप लोग प्रोग्रामिंग प्रिंट कर दिया, आप लोग अपने इस कोड में देख भी सकते हैं। अब आपकी बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब आप मुझे बताएं कि बॉडी एग्जीक्यूशन के बाद हमारा स्टेप कौन सा है, स्टेप 3 या स्टेटमेंट 3। तो उसके बाद आई हमारे पास 0 था, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से। हम लोग देखते हैं। अब देखें, प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करने के बाद कंपाइलर इंक्रीमेंट पे चला गया क्योंकि उसे पता है कि अभी ये इंक्रीमेंट हो रहा है। आई प्लस प्लस इंडिकेट कर रहा है कि अब ये कोड जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आई प्लस प्लस ने क्या किया कि उस 0 को 1 कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 3 में आई 1 हो चुका है। उसके बाद क्या हुआ कि जब आपको मैंने बताया कि स्टेटमेंट 1 सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होती है, स्टेटमेंट 3 के बाद वो स्टेटमेंट 2 को चेक करेगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 को क्यों चेक करेगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट 1 तो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होते हैं जो हम देख चुके हैं, बार बार तो हम आई को इनिशियलाइज नहीं करवा सकते। तो जब हम आई हमारे पास 1 हो चुका है, अब हम देखते हैं स्टेटमेंट 2 में। स्टेटमेंट 2 क्या है कि क्या आई 3 से लेस है, तो ऑब्वियसली आई में अब 1 स्टोर है। आई की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक अपडेट हो चुकी है, तो 1 इज लेस देन 3, तो इट्स ट्रू। ट्रू है तो वो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। हम चले जाते हैं इस बॉडी में। अब आप देखें कि वो इस बॉडी में आ चुका है। स्टेटमेंट 2 के बाद बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी है और अब हमारे दूसरी लाइन में भी प्रोग्रामिंग का टेक्स्ट आ चुका है, आउटपुट आ चुकी है। अब हम चलेंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि आई यहाँ पे 1 था, थर्ड स्टेप में आई जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, स्टेटमेंट 3 से आई जो है वो 2 हो जाएगा। उसके बाद हम अब वो 1 स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, वो स्टेटमेंट 2 और 3 को ही बार बार चेक करता रहेगा। अब वो आ चुका है स्टेटमेंट 2 में। क्या जो आई की वैल्यू स्टेटमेंट 3 में लास्ट आइटरेशन में या लास्ट स्टेप में जो स्टेटमेंट 3 में आई की वैल्यू 2 हुई थी यहाँ पे, तो क्या वो आई की वैल्यू 2 स्टेटमेंट 2 में जो आई इज लेस देन 3 है, क्या वो 2 3 से कम है? ऑब्वियसली कम है, तो इसलिए वो टिक का मार्क दिखा रहा है। और हमारी वो जो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, वो बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा। तो थर्ड बार भी प्रोग्रामिंग प्रिंट हो चुका है एक न्यू लाइन में। उसके बाद अब हम चलते हैं स्टेटमेंट 3 में। आई हमारे पास 2 था, स्टेटमेंट 3 में जब हम गए तो हमारे पास आई जो है वो क्या हुआ, आई हमारे पास क्या हो गया, 3 हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आई हमारे पास 2 से इंक्रीज होकर 3 हो चुका है। उसके बाद वो क्या करेगा, वो स्टेटमेंट 2 में जाएगा। क्या 3 जो है यहाँ पे 3 हो चुका था, यहाँ पे बेसिकली आई 3 हो चुका है। और ओके,
सो आपको कन्फ्यूजन ना हो तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, बाद में आप कहें कि ये क्या हुआ है। आई यहाँ पे 3 हो चुका है, यहाँ पे देखें ना कि वो पिछले स्टेप में आई 2 था, अब आई 3 हो चुका है। अब स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी, क्या आई लेस देन 3 है, 3 कभी भी 3 से कम नहीं होता, उसके बराबर होता है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, जब ये स्टेटमेंट ही फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट हो गया, बॉडी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, तो सिर्फ आउटपुट में क्या दिखा देगा, वो 3 बार जो है वो प्रोग्रामिंग प्रिंट कर देगा। सो अगर आप लोगों को ये मैं कोड में करके दिखाऊं तो मैं क्या करता हूं, मैं इस सारे कोड को जो है वो ख़त्म कर देता हूं और इस जो बॉडी वाली कंडीशन है मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूं, मैं आपको ये रन करके चेक करवाता हूं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3, और उसके बाद आई प्लस प्लस, और उसके बाद क्या हो रहा है सी आउट, एंड देन हो रहा है प्रोग्रामिंग, ओके। और नेक्स्ट लाइन में हो रहा है एंडल प्रिंट। अब मैं इसको अगर रन करूं तो आप देख सकते हैं कि 3 न्यू लाइंस में, अच्छा ये एरर दे रहा है, एरर क्या है, एरर इज आई थिंक सो फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3, आई प्लस प्लस। अच्छा यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट नहीं लगाया तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ये एरर था। अब हम इसको रन करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि जो है वो कंपाइलर क्या किया है कि 3 लाइंस में, न्यू लाइंस में उसने प्रोग्रामिंग को प्रिंट करवा दिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप इसको आई लेस देन 5 कर दें तो फिर भी ये जो है वो अब आपको पता है कि ये कोड कहाँ तक चल रहा है, 0 पे चल रहा है, 1 पे चल रहा है, 2 पे चल रहा है, 3 पे चल रहा है, 4 पे चल रहा है, लेकिन जब 5 होगा यहाँ पे, जब 5 हो जाएगा इधर आके, तो क्या 5 से लेस है तो वहाँ पे वो टर्मिनेट हो जाएगा। इट्स मीन के सिर्फ आई जो है वो 0 से 1 2 3 4 बार चल रहा है, इट्स मीन के चल वो 5 बार ही रहा है, तो वो कोड में क्या प्रिंट कर देगा, 5 बार प्रोग्रामिंग प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसको रन करके चेक करूँ तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 बार उसने प्रिंट कर दिया। वो पिछली जो एनिमेशन वीडियो थी उससे आपको क्लियर हो चुका होगा कि फॉर लूप वर्क किस तरह से करती हैं। अब आपने इसके साथ खेलना है कि किस तरह से जो है वो ये 5 बार चलेगा, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं, अब हमने बात की कि ये जो स्टेटमेंट 3 है यहाँ पे डिक्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन डिक्रीमेंट की एक कंडीशन है कि आप आई को 0 से स्टार्ट न करें, आप आई को जो है वो 5 से स्टार्ट कर लें, और यहाँ पे आप लिखते हैं कि आई इज़ ग्रेटर देन 0। अब आप मुझे बताएं कि क्या 5 जो है 5 0 से ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली है, तो वो ये प्रोग्रामिंग को प्रिंट कर देगा फर्स्ट टाइम। उसके बाद वो जो लूप है वो आई 5 था, जब लूप स्टेटमेंट 3 में जाएगी तो आई 5 जो है वो माइनस होके 4 हो जाएगा, तो क्या 4 0 से ग्रेटर है, ऑब्वियसली है, तो फिर सेकंड टाइम प्रोग्रामिंग प्रिंट हो जाएगा। फिर वो 4 3 में हो जाएगा, 3 0 से ग्रेटर है, फिर वो थर्ड टाइम प्रोग्रामिंग प्रिंट कर देगा। उसके बाद वो 2 हो जाएगा, फिर वो फोर्थ टाइम प्रोग्रामिंग प्रिंट कर देगा, फिर वो 1 हो जाएगा, 1 0 से ग्रेटर है, वो फिफ्थ टाइम प्रोग्रामिंग प्रिंट कर देगा। उसके बाद जब 1 0 होगा, क्या 0 0 से ग्रेटर है, ऑब्वियसली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, तो क्या होगा कि यहाँ पे आपका कोड टर्मिनेट हो जाएगा, तो 5 बार प्रोग्रामिंग ही प्रिंट करेगा। आप इसको आई इज लेस देन, अब मैं आपको रन करके बल्कि चेक भी करवा देता हूँ कि 5 बार प्रोग्रामिंग प्रिंट करेगा, लेकिन उसने क्या किया था, स्टेटमेंट 3 में डिक्रीमेंट किया था, लेकिन ये कंडीशन थी कि जब हम कोई भी डिक्लेरेशन करवाएं हम उसको एक लेंथी नंबर या एक ग्रेटर नंबर से इनिशियलाइज करवाएं, लेकिन कंडीशन में हम 0 से ग्रेटर या इस तरह के वैल्यू देते हैं। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे आपने आई प्लस प्लस में भी सीख लिया, प्लस प्लस में सिर्फ आपको ये करना हो रहा था, आप लोग प्लस प्लस में सिर्फ ये चेक कर रहे थे कि आई इज लेस देन सम नंबर, और आई को आप किसी छोटी वैल्यू से इनिशियलाइज करवा रहे थे। लेकिन माइनस माइनस में आपको क्या करना पड़ा था, आप लोग डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन किसी बड़े नंबर से करवा रहे थे, लेकिन कंडीशन आप किसी छोटे नंबर से ग्रेटर की लगा रहे थे। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर लूप्स। सो आई होप कि आपको फॉर लूप का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, और कोई भी मैं आपको जो है वो फीडबैक देता रहूँगा कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसकी जो आंसर जो है वो मिलते रहेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।